तो स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है ईएमएफ इक्वेशन फ्रॉम डीसी मशीन्स। इससे पहले भी मैंने फ्लक्स कटिंग के ऊपर जो टॉपिक बनाया था डीसी मशीन्स का, कि कैसे वो फ्लक्स कट करते हैं कंडक्टर्स को, उसे आप देख सकते हैं इन्फॉर्मेशन के अंदर। तो चलिए कंटिन्यू करते हैं फ्रॉम द प्रीवियस टॉपिक। स्टेटर और आर्मेचर क्या होते हैं उसको जानना जरूरी है अगर आपको ईएमएफ फ्लक्स के बारे में जानना है। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो ब्राउन कलर के हैं दीज आर द आर्मेचर कंडक्टर्स, इनको भी आपने याद रखना है। यहाँ पे ये जो पोल्स हैं इन्हें भी याद रखना है, इनके ऊपर भी डिपेंडेंट होता है। और किस स्पीड से ये आर्मेचर रोटेट करेगा उसके ऊपर भी ये डिपेंड होगा। प्लस जब हम पोल को सप्लाई देंगे तो ये मैग्नेटिक फील्ड की तरह काम करेगा, यानी कि इलेक्ट्रोमैग्नेट बन जाएगा। तो उसके ऊपर जो फ्लक्स बनेगा उसके ऊपर भी ये डिपेंड करेगा। ठीक है, तो उसी को कंटिन्यू करते हैं ईएमएफ इक्वेशन को। तो सबसे पहले है पी नंबर ऑफ पोल्स, ठीक है, जिसके ऊपर डिपेंडेंट होगी ईएमएफ इक्वेशन हमारी। फाई जो फ्लक्स कट करेगा, देन जेड टोटल नंबर ऑफ आर्मेचर कंडक्टर्स मेरे कितने होंगे। आर्मेचर दिस इज द आर्मेचर। आप लोअर लेफ्ट बॉटम स्क्रीन में देख सकते हैं कि यहाँ पे ये आर्मेचर है, उसके अंदर कितने कंडक्टर्स हैं, वो टोटल है जेड। एन स्पीड ऑफ द आर्मेचर इन आरपीएम। इस आर्मेचर यानी कि जो रोटर है जो रोटेट करेगा उसकी स्पीड हम कैपिटल एन से डिनोट कर रहे हैं। देन ए नंबर ऑफ पैरेलल पाथ्स इन द आर्मेचर वाइंडिंग। इस आर्मेचर वाइंडिंग के अंदर पैरेलल पाथ हमने जो बनाए हैं वो कितने हैं वाइंडिंग के टाइम पे। ठीक है, तो इस चीज का आपने ध्यान रखना है। आगे है मेरे पास फ्लक्स एंड कंडक्टर। अब यहाँ पे अगर आपने प्रीवियस वीडियो देखी होगी तो आपको याद होगा, जो फ्लक्स है वो कंडक्टर के ऊपर बहुत ही ज़्यादा डिपेंड करता है। अगर मेरा नंबर ऑफ कंडक्टर्स कम है और मैग्नेटिक फील्ड को मैं अगर से मूव करता हूँ तो ये जो फ्लक्स लाइंस हैं ये ईएमएफ कम पैदा करेंगी। और अगर ये कंडक्टर ज़्यादा हैं तो अगर मैग्नेट को मैं यहाँ पे रोटेट करता हूँ तो जो फ्लक्स लाइंस हैं वो ज़्यादा कट करेंगी, तो ईएमएफ मेरे पास ज़्यादा पैदा होगा। ठीक है, ज़्यादा इंड्यूस होगा। तो उसी चीज़ को हम यहाँ पे मोटर जनरेटर के अंदर यूज़ कर रहे हैं। तो यहाँ पे ये जो मैग्नेट है यहाँ पे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक है, दिस इज पोल पी। ठीक है, और यहाँ पे जो फ्लक्स लाइंस हैं वो पोल्स की वजह से बनेगी। और ये जो कंडक्टर है यहाँ पे ऊपर वाल आप देख रहे हो, और यहाँ पे जो कंडक्टर होगा वो आर्मेचर का कंसीडर होगा। ठीक है, तो आगे हम कंटिन्यू करते हैं। इन वन रेवोल्यूशन ऑफ आर्मेचर फ्लक्स कट बाय वन कंडक्टर। इस आर्मेचर के एक रेवोल्यूशन के ऊपर एक कंडक्टर जो फ्लक्स है वो कितना कट करता है, दैट इज पी नंबर ऑफ पोल्स इंटू फाइव जो फ्लक्स है। ठीक है, आगे टाइम टेकन टू कंप्लीट वन रेवोल्यूशन इज गिवन एज। अब एक रेवोल्यूशन ये कितने में कंप्लीट करता है उसको कितना टाइम लग रहा है, तो टी। ठीक है, इज इक्वल टू 60/n। ठीक है, 60 हमारा सेकेंड्स, एन हमारी स्पीड जो उसकी रोटेटिंग स्पीड है। देन जो एवरेज ईएमएफ इंड्यूस होगा वो किसके इक्वल हो जाएगा मेरे पास, E इज इक्वल टू P5/T, यानी कि नंबर ऑफ पोल्स मल्टीप्लाई बाय फ्लक्स डिवाइड बाय टी। अब इस टी की वैल्यू मैं ये सब्स्टिट्यूट कर दूंगा यहाँ पे, तो क्या आ जाएगा P5/60 डिवाइड बाय n। तो n ऊपर चला जाएगा तो क्या बन जाएगा P5n/60। ठीक है, इक्वेशन को इससे किया तो मेरे पास क्या बन गया P5n/60 वोल्ट। अब नंबर ऑफ कंडक्टर्स कनेक्टेड इन सीरीज इन ईच पैरेलल पाथ। अब ये जो कंडक्टर्स हैं है तो सीरीज में कनेक्टेड है ना, अब कितने पैरेलल पाथ उसने बनाए उसको कंसीडर करना है। Z और A, Z नंबर ऑफ कंडक्टर्स, A नंबर ऑफ पैरेलल पाथ्स। ठीक है, ये आपने याद रखना है। तो क्या आ जाएगा Z/A। अब ईएमएफ इंड्यूस जो होगा किसके इक्वल हो जाएगा, इनको उसके साथ हम मल्टीप्लाई कर देंगे। किसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे हम, इस इक्वेशन को इसके साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। तो क्या आ जाएगा मेरे पास P5NZ डिवाइड बाय 60। ए नीचे है तो ए नीचे आ जाएगा, तो क्या बन जाएगा 60A। तो कंटिन्यू करते हैं इस इक्वेशन को। तो पैरेलल पाथ हमारे पास आ गया, तो टर्मिनल बन गया, तो मेरे पास ये इक्वेशन बन गई P5NZ 160 है। तो P मैं से ऐसे याद रखता हूँ P5ZN/60A। ऐसे ही आप कॉन्टिन्यूटी में याद रखिए, ये ईएमएफ जो होता है वो वोल्ट में आ जाएगा मेरे पास। ठीक है, अब यहाँ पे N/60 जो है वो मेरे रेवोल्यूशन है आर्मेचर की। ठीक है, अगर इसे मैं रेवोल्यूशन पर सेकेंड में ले जाऊं तो मेरे पास जो बन जाएगा वो स्मॉल एन के साथ मैं उसे डिनोट करूंगा। ठीक है, तो स्मॉल एन किसके इक्वल हो गया कैपिटल N/60। तो ये मेरे किस में आएंगे रेवोल्यूशन पर सेकेंड स्मॉल एन।
कैपिटल एन इज रेवोल्यूशन पर मिनट और स्मॉल एन इज रेवोल्यूशन पर सेकेंड। आगे है वाइंडिंग की कंसिडरेशन। वाइंडिंग हमारे पास दो तरह की है, लैप वाइंडिंग और वेव वाइंडिंग। वेव वाइंडिंग हमने याद है लास्ट टाइम मैंने बताया था कि एक एसी वेव की तरह आपने याद रखनी है। तो उसके अंदर ऑफ नंबर ऑफ पैरेलल पाथ कितने बन जाएंगे, वेव दो पार्ट्स में डिवाइड है तो वेव के नंबर ऑफ पैरेलल पाथ कितने बन जाएंगे, 2। तो उसी को काउंट रखेंगे। वेव बाउंड जनरेटर है तो नंबर ऑफ पैरेलल इज ऑलवेज 2, नंबर ऑफ पैरेलल पाथ इज ऑलवेज 2। तो ए कितना हो गया 2। तो हमारे पास ईएमएफ इंड्यूस किसके इक्वल हो जाएगा, ईजी इज इक्वल टू, ए की वैल्यू डाल दी हमने 60 इंटू 2। तो मेरे पास जनरेटेड ईएमएफ कितना आ गया, 5Z NP अपॉन 120, 5Z NP अपॉन 120 इन केस ऑफ वेव बाउंड जनरेटर। ये आपने याद रखना है, ठीक है। और इन केस अगर आपके पास लैप बाउंड है तो जो आर्मेचर कंडक्टर हैं जो पैरेलल पाथ है किसके इक्वल हो जाएंगे, पोल के इक्वल, ठीक है। नंबर ऑफ पैरेलल पाथ इज इक्वल टू नंबर ऑफ पोल्स, ठीक है। कंडक्टर के जो पैरेलल पाथ है किसके इक्वल हो जाएंगे, पोल्स के, P इज इक्वल टू A इन केस ऑफ लैप बाउंडिंग। इसके अंदर A और P आता है तो आप A इक्वल टू P इस तरीके से याद रख सकते हैं, ठीक है। लैप बाइंडिंग है A इक्वल टू P, A फॉर नंबर ऑफ पैरेलल पाथ्स, P इज पोल, तो दोनों इक्वल हो जाएंगे। तो यहाँ पे P अगर मेरे पास 2 कंसीडर करूंगा तो यहाँ पे 120 आ जाएगा, 4 कंसीडर करूंगा तो उस हिसाब से ये कैलकुलेट होता जाएगा, ठीक है। तो एज इट इज यहाँ पे न्यूमेरिकल में आप सॉल्व कर सकते हैं जो भी आपको लैप बाउंड अगर जनरेटेड दिया होगा तो, ठीक है। फर्दर कंटिन्यू करते हैं। अगर मेरे पास देखिए जो मशीन है वो तो बन चुकी है, नंबर ऑफ पैरेलल पाथ भी उसके अंदर फिक्स होंगे और नंबर ऑफ कंडक्टर्स जो आर्मेचर के होंगे वो भी फिक्स होंगे, तो उसे मैं कांस्टेंट कंसीडर कर लेता हूँ, ठीक है। अब गिवन मशीन के लिए नंबर ऑफ पोल्स और नंबर ऑफ कंडक्टर्स जो पैरेलल पाथ है वो कांस्टेंट हो जाएंगे। तो इक्वेशन 5 जो थी मेरी 160 सॉरी P5ZN अपॉन 120 या अपॉन 60A वो मेरी क्या बन जाएगी, इज इक्वल टू K5N। जो K है वो किस किस को रिप्लेस कर दिया उसने, वो कांस्टेंट है, उसने P Z और A को रिप्लेस कर दिया। क्यों, पोल फिक्स है, नंबर ऑफ पैरेलल पाथ फिक्स है, नंबर ऑफ आर्मेचर कंडक्टर फिक्स है, तो ये सारे कांस्टेंट हो गए। तो मैंने ये कांस्टेंट को K के साथ लिख लिया तो K5N बन गया मेरे पास, ठीक है। अब एवरेज इंड्यूस्ड ईएमएफ क्या हो जाएगा मेरे पास, E इज प्रोपोर्शनल टू 5N, ठीक है। अब इस प्रोपोर्शनलिटी को फर्दर मैं हटा लूंगा, उसके लिए क्या लिख लूंगा, K1, ठीक है। K1 मेरे पास एक और अनदर कांस्टेंट हो सकता है इंड्यूस्ड ईएमएफ के अंदर। अब मेरे पास इसी इक्वेशन को फर्दर कंटिन्यू करते हैं, E इज प्रोपोर्शनल टू 5N, ठीक है। N यहाँ पे मैंने आरपीएम में ले लिया। अब N अपॉन 60 मेरे किसके इक्वल हो जाता है, ओमेगा। ओमेगा मेरे पास क्या होता है, रेवोल्यूशन, ठीक है। इसको मैं स्पीड की टर्म्स में लेके आ रहा हूं। अब ईएमएफ जो है वो डिपेंड करेगा स्पीड और फ्लक्स के ऊपर, इसको हम प्रूव कर देंगे, ठीक है। ओमेगा क्या होती है मेरी, एंगुलर वेलोसिटी। ओमेगा इज द एंगुलर वेलोसिटी इन रेडियन पर सेकेंड। कोई भी चीज अगर घूम रही है तो उसकी एंगुलर वेलोसिटी क्या होगी, ओमेगा, रेडियन पर सेकेंड में। तो ओमेगा कितना होता है, 2πN/60, 2π यानी कि 360 घूम रहा है, एन उसकी रोटेशन स्पीड है, 60 उसका टाइम आ गया, ठीक है। ओमेगा इज इक्वल टू 2πN/60। तो मेरे पास ये क्लियर हो गया कि जो इंड्यूस्ड ईएमएफ है वो किसके प्रोपोर्शनल हो गया, स्पीड एंड फ्लक्स पर पोल। क्या, जो इंड्यूस्ड ईएमएफ है वो किसके इक्वल हो गया, प्रोपोर्शनल हो गया स्पीड एंड फ्लक्स पर पोल, ठीक है। दूसरा, द पोलैरिटी ऑफ द इंड्यूस्ड ईएमएफ डिपेंड्स अपॉन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। अब ये जो पोलैरिटी है इंड्यूस्ड ईएमएफ की, ये मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन के ऊपर डिपेंड करेगी, ठीक है, और उसके रोटेशन के ऊपर भी डिपेंड करेगी। ये भी मैंने अपने प्रीवियस वीडियोस के अंदर क्लियर किया था एनिमेशन के साथ, आप उसे देख सकते हैं इन्फॉर्मेशन के अंदर, तो मैं वापस उसे रिपीट नहीं करूंगा, तो आप देख सकते हैं आराम से उसे। अब कंटिन्यू करते हैं। तो जो पोलैरिटी है इंड्यूस्ड ईएमएफ के किसके ऊपर डिपेंड करेगी, डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड और किस डायरेक्शन में वो रोटेट कर रही है। इफ आइदर ऑफ द टू इज रिवर्स, ठीक है, अगर दोनों में से एक चीज अगर हम रिवर्स कर दें तो क्या आ जाएगा, पोलैरिटी चेंज हो जाएगी। बट अगर हमने दोनों ही रिवर्स कर दिए तो पोलैरिटी मेरी अनचेंज रहेगी, ठीक है। किसको, ईएमएफ डिपेंड्स अपॉन डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड और डायरेक्शन ऑफ रोटेशन। अगर मैं मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन और डायरेक्शन ऑफ रोटेशन दोनों को ही रिवर्स कर देता हूं तो पोलैरिटी सेम रहेगी।
अगर मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन चेंज करता हूं तब भी पोलैरिटी चेंज हो जाएगी। आइदर जो डायरेक्शन ऑफ रोटेशन ऑफ आर्मेचर है उसे चेंज करूं तब भी पोलैरिटी चेंज हो जाएगी। ठीक है, तो कंटिन्यू करते हैं। अब जनरेटेड ईएमएफ एंड बैक ईएमएफ के कंसेप्ट के ऊपर आते हैं। अब जो ईएमएफ हमारा इंड्यूस हुआ है इज अ फंडामेंटल फेनोमेना फॉर ऑल द डीसी मशीन्स। ठीक है, चाहे वो जनरेटर की तरह काम कर रही है चाहे वो मोटर की तरह काम कर रहे हैं, ये हर एक के अंदर पैदा होगा ही होगा। इसलिए इसने हम क्या बोल दिया हमने इसे, फंडामेंटल फेनोमेनन। अगर तो मेरी मशीन वर्क करी एज अ जनरेटर तो ईजी किसके इक्वल हो जाएगा, PZ5/60 अभी जो हमने कैलकुलेट किया। ठीक, तो जी मेरा क्या यहाँ पे काउंट करेगा, जनरेटेड ईएमएफ। अगर मेरा मोटर की तरह काम कर रहा है तो इंड्यूस ईएमएफ मेरा क्या बन जाएगा, सेम PZ5/60। बट यहाँ पे हमने बी के साथ डिनोट करना है, बी, वेयर बी इज अ बैक ईएमएफ, बी इज अ बैक ईएमएफ। ठीक है, ये किसके अंदर कंसेप्ट होता है, मोटर के अंदर। ठीक है, बेसिकली इसे होता क्या है, इसे हम बैक ईएमएफ क्यों बोलते हैं, बिकॉज इट अपोजेस द वोल्टेज, जिसकी वजह से ये बन रहा है ये उसी को अपोज करता है। ठीक है, ये लेंज लॉ है। ये ईएमएफ किसकी वजह से बन रहा है, वोल्टेज की वजह से जो हम सप्लाई कर रहे हैं। अब ये उसी को अपोज करना शुरू कर देगा, इसलिए हम इसे बोलते हैं बैक ईएमएफ। इसका फायदा भी है, अगर ये अपोज नहीं करेगा तो मोटर हमारी हैवी करंट ड्रॉ करेगी और मोटर जल जाएगी। बैक ईएमएफ होना जरूरी है ताकि जो करंट ये रेजिस्टेंस पैदा कर सके, आर्मेचर कंडक्टर्स को बचा सके जलने से। ठीक है, अगर रेजिस्टेंस ज्यादा हो गया तो करंट कम हो जाएगा, करंट कम हो जाएगा तो डेफिनेटली हमारे कंडक्टर्स वो हैवी करंट ड्रॉ नहीं कर पाएंगे। सो इट इज एन इंपॉर्टेंट फैक्टर। ठीक है, ये सिमिलर उसी तरीके से अगर आप खड़े हैं तो अगर आपका फ्रेंड आपको धक्का देता है तो आप अपने आप को बैलेंस करने की कोशिश करते हैं, आप गिरते नहीं हो। ठीक है, वहीं अगर आप अपने ध्यान में खड़े और कोई आपको धक्का मार दे तो आप गिर जाते हो। तो वहां पे क्या है, आपको पता नहीं है, यानी कि आपके पास एक तरह से बैक ईएमएफ नहीं है तो आप गिर जाते हो। ठीक है, सिमिलरली कंडक्टर्स जो है वो जल जाएंगे। अगर आपको पता है कि वो धक्का देने वाला, यू आर स्टैंड, आप अपना वो धक्का सहने के काबिल हो जाते हो, आप उस धक्के को अपोज कर लेते हो। ठीक है, तो सिमिलर कंसेप्ट यहाँ पे आप अप्लाई कर सकते हो याद रखने के लिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप सब्सक्राइबिंग एंड शेयरिंग।